दोस्तों, मैं हिंदी सुता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का वाचन मैं करूंगी और इस पाठ का सारांश भी स्पष्ट करूंगी। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे उन्हें भी स्पष्ट करूंगी। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। रीढ़ की हड्डी यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी के द्वारा जगदीश चंद्र माथुर जी ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता है उसको उन्होंने दिखाया है एवं स्त्रियों की शिक्षा और उनकी आत्मविश्वास और साहस को भी दर्शाया है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए बिन महाशय की पीठ नजर आ रही है। वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दो साहब। बाबू, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था। क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है, ही हंसता है। बाबू साहब, हंसता क्यों है? अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर। यो, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। प्रेमा कौन है? तो वो घर की मालकिन है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब। बाबू साहब कौन है? तो राम स्वरूप नाम है। दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा जो है वो घर की मालकिन है। मैं कहती हूँ, तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन, रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांठ लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसी मांगला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं न, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रामस्वरूप और प्रेमा का यहाँ वर्णन है, पति पत्नी। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं?
सारे जतन करके तू हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था। आई आई पढ़ ली, गिनती लिख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी। तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था। पर उसे तो इन चीजों में न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना। बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर। बाजा नीचे रख दे। चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है। मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। कुछ नमकीन चीजें बना दी है। फल रखे हैं ही। चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है। सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। कितनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है। वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है?
कोई आते हैं। रतन बोला, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है, अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ 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 हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली और खिसखिसाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हाँ 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 की सेवक ही हैं, हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखापित होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी, यही कोई साल दो साल। रामस्वरूप, साल दो साल? शंकर, हाँ हाँ, जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप किसे निकोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी, हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे, जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए की भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही।
गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, हाँ हाँ हाँ। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बीज, समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का। हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की वह कैसी है। शंकर जी कुछ खासकर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर, क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। क्यों, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। राम स्वरूप, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अपनी अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब के देने वाले क्यों भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा,
आपने बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह सब पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, मोर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते हैं औरत के नहीं। हाँ 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 हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, हम भी सही, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, यह वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यही है, हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की है। आओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप, जरा सपका कर, जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक सूख जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप,
हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, किसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हो। गोपाल प्रसाद, ठीक। लेकिन हाँ बेटे, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। लेकिन उमा चुप चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सब पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ, जरा शर्माती है ना। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं? जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ। और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह छाक ताक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि वो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ, पेंट ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गजब। हो जाता झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए। लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। इस प्रकार जो है यह एकांकी यहाँ समाप्त हो रही है। और इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने समाज के रूढ़िवादिता और उसके जो दूषित मानसिकता है उसको दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। एक लड़की के लिए जो समाज की अपनी रूढ़िवादी सोच है उसको उन्होंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। और इसमें उन्होंने एक पढ़ी लिखी स्त्री के व्यक्तित्व को और उसके अस्तित्व को भी दिखाया है। तो आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। सबको अपना अतीत सदैव सुखदायी लगता है। अपने अतीत की बातों को याद करके वह मन ही मन प्रसन्न होता रहता है।
रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद भी अपने अतीत को याद करते हैं, किंतु उनका अपने अतीत की तुलना वर्तमान से करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। समय सदा एक सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता रहता है। यह आवश्यक नहीं कि जो पहले था वह आज भी रहे। इसी प्रकार अतीत में भी सभी चीजें अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें अतीत में अच्छी रही होंगी तो कुछ चीजें वर्तमान में भी अच्छी हैं। केवल अतीत से चिपके रहकर वर्तमान की बुराई करना तर्कसंगत नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो राम स्वरूप जो है अपनी बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाते हैं, लेकिन वह मानते हैं कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों के लिए होती है। वह नारी शिक्षा का पसदर है, किंतु जब उसे गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना होता है तो वह अपनी बेटी की शिक्षा छिपाता है। एक लड़की का पिता होने की व्यवस्था यहाँ ये दिखाई देता है। जो रामस्वरूप है वो लड़की का पिता है, इसलिए उसकी व्यवस्था दिखाई देती है। रामस्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, किंतु गोपाल प्रसाद चाहता है कि उसकी बहू अधिक पढ़ी लिखी ना हो। रामस्वरूप की व्यवस्था यही है कि उसकी लड़की जो है पढ़ी लिखी है, और जिससे वह रिश्ता करना चाहता है वह पढ़ा लिखा नहीं बहू चाहता है, वह अनपढ़ की तलाश में है। मैट्रिक पास बस रहे ताकि वो घर की गृहस्थी को संभालने में अपने पूरे जीवन को ले जाए। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, यह उचित क्यों नहीं है? रामस्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी उमा जो है वह सभी सवालों के जवाब बड़ी सहजता और सरलता से दे। वह यह भी चाहता है कि गोपाल प्रसाद के द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों के भी वह चुपचाप उत्तर देती जाए, ताकि उसका विवाह जो है वहां तय हो जाए। यह भी प्रश्न यहाँ पे आता है। और यह व्यवहार उसका अपने बेटी के प्रति बिल्कुल गलत है। एक पिता जो है अपनी बेटी की हिम्मत को सराहता है, न कि बेटी की हिम्मत को गिराता है। तो यहाँ पे जो है रामस्वरूप का जो व्यवहार है बिल्कुल ही उपेक्षित है, अपेक्षित नहीं है कह सकते हैं। यहाँ पे रामस्वरूप ने अपनी बेटी को स्वयं पढ़ लिख करके पढ़े लिखे हो करके भी अपनी बेटी के साथ अन्याय करता है ये रामस्वरूप। आगे देखते हैं हम। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो बिल्कुल दोनों ही समान रूप से। विवाह कोई बिजनेस नहीं होता। विवाह जो होता है दो बंधनों का मेल होता है, और इसमें दोनों को स्वतंत्रता होती है, न कि एक की। और बिजनेस को अगर हम विवाह की दृष्टि से लेंगे तो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। यहाँ तथ्यात्मक रूप से गलत है। रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा इसीलिए दिया था क्योंकि वो सत्य का सामना कर सके, जो यथार्थ है उस संबंध पे चल सके। न कि उन्होंने इसलिए दिया था कि वह आज भी उसी हीनता और उसी रूढ़िवादिता को ग्रहण करे जो समाज में व्याप्त है। तो यहाँ पे ये जो मानते हैं ये दोनों कथन जो है गलत है। विवाह कोई बिजनेस नहीं है, और बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना यह गर्व की बात है, छिपाने की बात नहीं है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है, यह देख लेते हैं। देखिए वो यह कहना चाहती है क्योंकि जो शंकर है उसकी रीढ़ की हड्डी से रहित था, अर्थात पूर्ण रूप से उसका अपने जो है वो अपने पिता पर आश्रित था। क्यों? क्योंकि उसके पास समर्थता नहीं है। यहाँ रीढ़ की हड्डी न होने का तात्पर्य यह है कि जो शंकर है वह समर्थ नहीं है, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं है, वो नाम मात्र का पढ़ाई लिखाई कर रहा है। दूसरी बात, उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो उमा के योग्य हो, इसलिए वह अपने पिता पर आश्रित रहता है, और कोई भी लड़की उस वर को पसंद करती है जो स्वयं में समर्थ होता है। तो यहाँ उमा का यह तर्क बिल्कुल अच्छा है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यहाँ एक व्यंग होता है शंकर पर, अर्थात कि शंकर अपने आप में रीढ़ की हड्डी होना अर्थात कि समर्थ होना, अपने आप पर पूर्णतः समर्थ होने का तात्पर्य यहाँ रीढ़ की हड्डी से किया गया है। तो इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो उमा है उन्होंने शंकर के ऊपर कितना बड़ा व्यंग किया है। आगे देखते हैं, शंकर जैसे लड़के
या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो शंकर जैसे लड़कों की आवश्यकता नहीं है समाज में, क्योंकि शंकर ऐसा लड़का है जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता, अनपढ़ लड़की चाहता है। और उमा जैसी लड़की की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और सभ्य है। वह रूढ़िवादिता का विरोध करती है और वो शंकर के दुष्चरित्रों को भी दिखाती है कि किस प्रकार शंकर अपने आप में समर्थ नहीं है। वह अपंग की तरह अपने पिता का सहारा लेकर के जीवन को आगे बढ़ा रहा है और शिक्षा के अभाव में भी अपने आप को शिक्षित दिखा रहा है। यहाँ उमा जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता के साहस को दिखाती है, न कि वो छिपाती है। तो यहाँ उमा जैसी लड़की को समाज में होना चाहिए, न कि शंकर जैसे लड़के को। आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। रीढ़ की हड्डी यहाँ यह स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति को अपने आप में समर्थ होना चाहिए, अर्थात कि रीढ़ की हड्डी इतनी महत्वपूर्ण होती है पूरे शरीर के लिए कि अगर वह न हो शरीर में तो शरीर जो है हमारा अपंग हो जाता है। वैसे ही अगर व्यक्ति अपने आप में समर्थ नहीं है तो उसका पूरा जीवन निरर्थक हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी नामक शीर्षक लिखने की सार्थकता यही है कि इस पाठ में उन्होंने समर्थता को दिखाया है। व्यक्ति अपने आप में समर्थ हो, शिक्षित हो और यथार्थता को ग्रहण करता हो। रीढ़ की हड्डी यही स्पष्ट कर रही है। आगे देखते हैं, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांगी का मुख्य पात्र मानते हैं? तो उमा को मानते हैं, शंकर को नहीं मानते, क्योंकि शंकर शून्य है, बिल्कुल शून्य और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। यहाँ जो मुख्य पात्र है रामस्वरूप को ले सकते हैं, क्योंकि वो भी शिक्षित है और अपनी बेटी को भी उच्च शिक्षा दिलाता है। तो यहाँ रामस्वरूप और उमा, और मुख्य पात्र में उमा है, न कि शंकर। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं, दकियानुसी बातें करते हैं। रामस्वरूप तो तब भी शिक्षित है, अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन जो गोपाल प्रसाद है वह अपने बेटे की कमी को छिपाता है और वह ऐसी बहू चाहता है जो अशिक्षित हो, अर्थात कि अशिक्षित तो नहीं कह सकती, मैट्रिक पास चाहता है, ताकि वह कहता है कि शेर को बाल होते हैं शेरनी को नहीं, मोर को पंख होते हैं मोरनी को नहीं। तो यहाँ पे वह चाहता है कि जो लड़कियां हैं वह घर में बंधी रहे, बाहर की दुनिया ना देखें। गोपाल प्रसाद की इस मानसिकता को देख सकते हैं। तो यहाँ दोनों की विशेषताओं को अगर देखें तो दोनों अपने आप में अलग अलग व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। और आगे देखते हैं प्रश्न को, इसमें और विस्तार कर सकते हैं। तो गोपाल प्रसाद में लड़के का पिता होने का जो ऐट है, वही जो है रामस्वरूप में लड़की के पिता होने का जो है वह व्यवस्था दिखाई देता है। और गोपाल जो है अपने बेटे, जो गोपाल प्रसाद है, वो अपने बेटे को बहुत शिक्षित समझता है और वह अपने बेटे के लिए जो है मैट्रिक पास लड़की की तलाश करता है, न कि शिक्षित बहू की तलाश करता है। और गोपाल प्रसाद को नारी का शत्रु ही दिखाई देता है, वह नारी की शिक्षा का प्रबल विरोधी है। वह आज भी नारी को घर की चारदीवारी में बंद करके रखना चाहता है। वह अत्यंत दकियानुशी और अपने अतीत से चिपका रहने वाला व्यक्ति है। इसके मत से इस संसार में समस्त सम्मान और अधिकारों का एकमात्र हकदार कौन है? पुरुष है। तो गोपाल प्रसाद है वह रूढ़िवादिता से बिल्कुल ग्रस्त है, उसमें कोई भी कह सकते हैं कि आज के वर्तमान परिदृश्य को नहीं दिखाई दिया है, वो सिर्फ रूढ़िवादिता को लेकर चलता है। आगे देखते हैं, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य जो है यह स्पष्ट करता है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़की को भी उच्च शिक्षा देना चाहिए और लड़के को भी उच्च शिक्षा देना चाहिए। दोनों सम्मान के अधिकारी हैं। विवाह के नाम पर उनसे तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। लड़कियां भी लड़कों के ही समान उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, अतः उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। तो यह एकांकी जो है यह स्पष्ट कर रहा है कि घर में लड़के लड़की दोनों को पढ़ाना चाहिए, दोनों को उच्च शिक्षा देना चाहिए और उनकी शिक्षा को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित है तो उन्हें आप समाज में स्पष्ट कर सकते हैं। यह आपको, यह जो एकांकी है यह सीख देती है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो उन्हें शिक्षित कर दीजिए, उनकी यही सबसे बड़ी गरिमा है। सबसे पहली गरिमा अगर वार्ता करें तो महिलाओं को यथार्थता का बोध कराइए, उनके अस्तित्व से परिचित कराइए तथा उन्हें शिक्षित कराइए। शिक्षित जो महिला होगी वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। शिक्षित समाज ही शिक्षित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इन्हीं के साथ जो है यह एकांकी यहाँ पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने
बहुत ही करारा व्यंग किया है समाज की रूढ़िवादी मानसिकता पर और स्त्री पुरुष के शिक्षा में भेद का उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है कि किस प्रकार से दकियानुसी जो विचारधारा वाले लोग होते हैं वो स्त्री को शिक्षित नहीं करना चाहते करना करने अर्थात कह सकते हैं कि स्त्री को शिक्षा से वंचित देखना चाहते हैं जो रूढ़िवादिता से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ ये उन्होंने स्पष्ट किया है। आगे जो इसमें कुछ कहावतें भी स्पष्ट हैं जिसको हमने देखा था, उन कहावतों को भी देख सकते हैं हम। एक जगह दो जगह यहाँ पे कहावत भी है। बैकबोन को देख लीजिएगा, बैकबोन कौन सा शब्द है ये आप जो है हमें मैसेज बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। बैकबोन जो शब्द है ये किस किस भाषा का शब्द है? विलायती, विलायती शब्द जो है किस भाषा का शब्द है आप बताइएगा। चाय पूछता है चाय शब्द किस भाषा का शब्द है ये भी बताइएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चाय को भी बताइएगा कि चाय स्टैंडर्ड ये जो है किस भाषा का शब्द है ये भी बताइएगा। तस्तरी जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको स्पष्ट करिएगा। समोसा, समोसा किस भाषा का शब्द है? खूबसूरती ये बताइएगा किस भाषा का शब्द है। यहाँ देखिए जायचा, जायचा शब्द दिया है ये जन्म पत्र के लिए अर्थात कि जो जन्म पत्र बनता है उसका कुंडली के लिए उन्होंने स्पष्ट किया है जायचा। तो ये भी बताइएगा। हाँ देखिए एक प्रश्न आया था, जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो यहाँ पे ये जो दिया है ये लोक कहावत है। यहाँ लोक जो है लोक प्रचलित ये कहावत है कि जी हाँ मर्द को दाढ़ी होते हैं औरत के नहीं। तो ये लोक कहावत भी इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से इन्होंने अंकी को और रोचक बना दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों अब अगले पाठ को अगले कक्षा में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।